नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जो हमारे संविधान में भाग 6 है, पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। और उसमें हम पार्ट 6 में जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है उसमें हम गवर्नर यानी राज्यपाल का जो चैप्टर है वो देख चुके हैं। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल है उसके बारे में देख चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक रहेगा, उसका चैप्टर का जो नाम है वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लिया हमने कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो किस में है, वो है पार्ट 6 में, भाग 6 में। ठीक है, और कहां से कहां तक है वो, आर्टिकल 2142 231, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक क्या है हमारे संविधान में हाई कोर्ट के जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें हमारे जो जुडिशरी है यानी जो हमारा न्यायपालिका का जो सिस्टम है, यानी इंडिया में जो जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, यानी एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, अब एकीकृत न्यायपालिका पहले भी देख चुके हैं ये, इस बारे में जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर हमने पढ़ा था। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, जिस तरह से हमारे जो संविधान की वो स्ट्रक्चर है, सॉरी हमारे जो न्यायपालिका की स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक है और वो कहां पे है, वो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी पता है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, यानी अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, और क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसको फेडरल कोर्ट भी बोल देते हैं, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संविधान को लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ही बोला जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया, उसमें क्या बोला गया, इसको फेडरल कोर्ट के नाम से इसको जाना जाने लगा था उस टाइम पे, लेकिन संविधान के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट बोला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हाई कोर्ट्स। क्या है, हाई कोर्ट्स। और हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, इतने 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब अधीनस्थ न्यायालय किसको बोलेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं जो सत्र न्यायालय हैं। इनसे नीचे भी है, जैसे मुंसिफ होते हैं, लोक अदालत होती है, लेकिन इतना ही देखना है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है, जितने भी न्यायालय इनके अंदर सेम कानून, सेम जो लॉ होते हैं, सेम कानून होता है, एक जैसा कानून सभी के अंदर, यानी पूरे देश में एक कानून है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हो, चाहे हाई कोर्ट्स में कोई केस हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई केस हो, तो हमारा जो देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इस प्रकार की जुडिशरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे क्या है, जो मुंसिफ है और लोक अदालत में बताया। जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये चीजें देखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पे हाई कोर्ट्स का जो इतिहास की बात करें, सबसे पहले 1862 में, कब, 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब 1858 में, जब 1858 की क्रांति होती है, उसके बाद जब
जो पूरे भारत को अंग्रेजों ने सीधे तौर पे शासन करना शुरू कर दिया। पहले वो कंपनी के माध्यम से शासन करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, लेकिन बाद में 1858 की क्रांति के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे शासन करना स्टार्ट कर दिया और 1862 में 3 जो हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। कौन सी? एक तो कैलकाटा, ठीक है, उसके बाद और कौन सी? बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसके 4 साल बाद 1866 में 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। और जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, लगभग हर प्रांत में उन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना कर दी। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता गया और आजादी के बाद तक क्या है, हाई कोर्ट की स्थापना कर दी। अब अगर बात करें हमारे संविधान में आज कहां पे प्रावधान है हाई कोर्ट का, तो आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, 214 अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214 या अनुच्छेद 214, इसमें क्या हुआ है? ए हाई कोर्ट इन ए स्टेट, यानी एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें लिख दिया कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। लेकिन आप देखोगे बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट नहीं है, उनको दूसरे जो राज्य के हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये बात कहां लिखी? आर्टिकल 231 में, 231 में। आर्टिकल 231 में क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट कैन एस्टैब्लिश, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश, संसद एस्टैब्लिश कर सकती है, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश्ड, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश्ड ए हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, यानी संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, यानी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात किसमें की? आर्टिकल 231 में। और एक ऐसी ही बात किसमें की? आर्टिकल 241 में। अनुच्छेद 241 में क्या कहा कि देखो यहां तो राज्य की बात हुई है, संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 में, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ए सेपरेट हाई कोर्ट, सेपरेट हाई कोर्ट फॉर यूटी और यूटीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद अलग हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, अलग हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। किसमें कही? आर्टिकल 241 में ये कहा गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज्यादा राज्य जिसके साथ अटैच है। सभी अगर 25 हाई कोर्ट्स की बात करूं, उसकी लिस्ट आप देख लेना, गूगल सर्च कर लेना, कहीं कैसे भी देख लेना। हाँ, ये बता दूं, वो हाई कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है जिसका नाम ना तो उनकी राजधानी के नाम पे, ना उनके जो मतलब राज्य के नाम पे, किसी जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट सिटी है उस राज्य में उसके नाम से होता है। ठीक है, जहां पे वो होता है। ये मत सोचना कि अगर किसी राज्य का हाई कोर्ट है तो उसकी राजधानी में, कैपिटल में ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो याद रखना। दूसरी बात जो मैं करवाऊंगा अभी, जो हाई कोर्ट है जो जिसमें एक से अधिक राज्य अटैच किए हुए हैं, उनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं उनके बारे में। एक मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि
कौन से हाई कोर्ट्स हैं जिसके साथ एक से अधिक राज्य अटैच किए हुए हैं। ठीक है, इंडिया का मैप बनाना है, जिसको नहीं बनाना आता उनको ज्योग्राफी की क्लासेज में हम सिखाएंगे कि मैप कैसे बनाते हैं। ऐसे रफ स्केच बना लो आप मैप का, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर मैप ही बनाओ आप। ठीक है, ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है इंडिया का मैप, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वो हाई कोर्ट को हम यहाँ पे मार्क करेंगे जिसमें एक से अधिक राज्य क्या है, एक से अधिक राज्य अटैच है। तो सबसे पहले यहाँ पे असम की बात करें, यहाँ पे है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसमें 4 राज्य हैं, 4 स्टेट है। कौन से हैं इसमें? एक तो असम है, एक नागालैंड है, एक मिजोरम है, और एक क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। देखो असम में तो खुद हो गया ये गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया, नागालैंड यहाँ पे हो गया, मिजोरम यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसके पास पास के जो राज्य है जहां पे हाई कोर्ट नहीं है उनको इसके साथ अटैच कर दिया गया। सबसे ज्यादा राज्य इसी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट। क्या है? कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट में कौन कौन है? एक तो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो खुद है। उसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एवं निकोबार का जो द्वीप समूह है, उनको भी इसके साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के ये ज्यादा नजदीक लगते हैं। तो और क्या हो गया दूसरा, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में इसकी कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ भी है, यानी बेंच भी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे है चेन्नई हाई कोर्ट। क्या है? चेन्नई हाई कोर्ट, जिसको पहले मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर कौन कौन है? एक तो इसके अंदर तमिलनाडु हो गया खुद, क्या तमिलनाडु। और क्या इसके अंदर, यहां पे यूटी है एक, इसके पास है पौंडीचेरी। क्या है? पौंडीचेरी। ठीक है, तो दो यहां पे, एक यूटी है एक स्टेट है। चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन आते हैं? तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ कौन है? पौंडीचेरी। ठीक है, यहां पे केरल है, केरल हाई कोर्ट में कौन कौन आएगा? केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में एक तो केरल हो गया, क्या हो गया? केरल प्लस जो यहां पे द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरला और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे बॉम्बे है, यानी मुंबई हाई कोर्ट है। और मुंबई हाई कोर्ट में कौन कौन आते हैं? मुंबई हाई कोर्ट में एक तो महाराष्ट्र, कौन आएगा? एक तो महाराष्ट्र, गोवा, ऊपर महाराष्ट्र नीचे इसके गोवा। और उसके बाद यहां पे दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों को एक बना दिया यूटीज। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हरियाणा पंजाब। 1966 में, 1966 में जब जो पंजाब, पूरे पंजाब का एक 35% जो 35% हिस्सा था, जो हरियाणा प्रदेश को दे के हरियाणा प्रदेश का गठन कर दिया गया। और जो हरियाणा प्रदेश की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई, और चंडीगढ़ में हाई कोर्ट था, पंजाब हाई कोर्ट था, उसको संयुक्त रूप से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। तो नेक्स्ट क्या है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पता ही चल गया कौन कौन है। एक तो पंजाब है,
और क्या है दूसरा हरियाणा, और एक यूटी कौन सा, चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद यहां पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। देखो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, दो यूटीज में बांट दिया गया, और दोनों यूटीज की जो एक संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। यानी इसके अंदर कौन से हैं, एक तो JNK है और एक क्या है, लद्दाख। ठीक है, एक क्या है, लद्दाख है। तो ये है वो हाई कोर्ट जो एक से ज्यादा राज्य जिसके साथ अटैच है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। गुवाहाटी में 4 है, असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। चेन्नई हाई कोर्ट में तमिलनाडु के साथ कौन है, पौंडीचेरी है। केरला हाई कोर्ट में केरला के साथ लक्षद्वीप है। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में कौन कौन अटैच है, महाराष्ट्र के साथ गोवा, और गोवा के साथ दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को अटैच किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा और एक यूटी चंडीगढ़। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में कौन कौन है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, दोनों को इसके अंडर आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और मैप पे ऐसे ही आपको इसको नोट करना है। मैप जितना रफ बने आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट मेरा भी नहीं है, आपको आपसे जैसा भी बने बना लो। रिवाइज जल्दी होता है और जो याद भी जल्दी होती है ये चीजें मैप के माध्यम से। पूरी ज्योग्राफी को हम मैप के माध्यम से ही कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 216 में दिया हुआ है कि जो हाई कोर्ट का गठन, क्या दिया हुआ है, हाई कोर्ट का गठन। ये देख लिया भाई हाई कोर्ट कहां कहां पे है, कैसे कैसे इन चीजों के बारे में, और जो पूरी लिस्ट एक बार आप उसको सर्च जरूर करना, गूगल वगैरह पे सर्च आपको जरूर करना है। ठीक है, अब है आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन का मतलब क्या है, यहां पे एक तो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, प्लस अदर जजीज होंगे, अन्य न्यायाधीश, अदर जजीज यानी अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब अन्य न्यायाधीश इनकी संख्या जो नंबर है, यानी संख्या है, वो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगा, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा तय। राष्ट्रपति द्वारा तय, जैसे एग्जांपल है यूपी में कितने हैं, यूपी में 160 है, तो इसका मतलब क्या है, 160 है जो ये नंबर है, किसके द्वारा तय की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई है। तो अगर पूछ ले आपसे हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 216 में है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो हाईकोर्ट का एक जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, आर्टिकल 216 समझ में आ गया आपको, क्या दिया हुआ इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये बताया कि इसमें एक चीफ जस्टिस होता है हाईकोर्ट में और अन्य जजेज भी होते हैं, और सभी जो हाई कोर्ट्स के जो अन्य जजेज कितने नंबर ऑफ जजेज हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने स्टेट के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो अपने का, तो उसमें क्या है फिर आप गलती ना करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज यानी नियुक्ति, सॉरी क्वालिफिकेशन देख लेते पहले, यानी योग्यता। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है। ठीक है, हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है। पहली योग्यता तो क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, हिंदी में नहीं लिखूंगा। दूसरा क्या है, उसने भारत क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक कोई भी जो न्यायिक पद है उस पर रहा हो। ठीक है, होल्ड जुडिशियल ऑफिस,
इन होल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडियन टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, यानी 10 साल तक, 10 वर्ष तक भारत क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, 10 साल तक क्या रहा हो, भारत में न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर एक या एक से ज्यादा राज्यों में एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता या एडवोकेट रहा हो, और या ठीक है क्या रहा हो, एडवोकेट्स इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। ये याद रखना, हाई कोर्ट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता या वकील रहा हो, क्या रहा हो, अधिवक्ता या अधिवक्ता। ठीक है, 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अब देखिए, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज की क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, न्यायाधीश की जो योग्यता पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, एक या फिर वो एक राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड जूरिस्ट होना चाहिए। तो यहां पे नोट करके लिख लो आप, जो राष्ट्रपति की नजर में क्वालिफाइड जूरिस्ट होगा, क्वालिफाइड जूरिस्ट की जो योग्यता है, यानी विधि वेता, कानून का ज्ञाता, विधि वेता कानून का ज्ञाता, ये क्या है, ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, नॉट फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए ऐसी योग्यता की जरूरत नहीं है, इसको आप नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशन किसके लिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक भारत के क्षेत्र में वह न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता या एडवोकेट रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट होती है कॉलेजियम सिस्टम से ही। जैसे हाई कोर्ट्स में के जो जजेज है, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम होता था। ठीक है, उसके उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी, यानी नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होगी, आपको पता है कैसे होगी, कॉलेजियम सिस्टम से, कॉलेजियम प्रणाली से। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से होगी। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ऑन एडवाइस, एडवाइस ऑफ, यानी सलाह पर। सलाह किस किस की लेता है, यहां पे 2 केस बनते हैं। पहला केस तो क्या बनता है, अगर अपॉइंटमेंट किसकी हो, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य जज की। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। तो जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो उस कॉलेज, उसमें एडवाइस का मतलब होता है किस पे सलाह लेगा, कि कॉलेजियम में कौन कौन होंगे। तो कॉलेजियम में कौन होगा, एक तो होगा गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल के साथ साथ कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का न्यायाधीश। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह कैसे देगा, जो भारत के 2 सीनियर मोस्ट जज है उनसे सलाह लेके। ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेज। ठीक है, यानी 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के साथ, न्यायाधीशों की सलाह
के बाद, ठीक है। यानी देखो, जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश चुना था तो वहां पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस है, ठीक है। क्या है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इसको आप पॉइंट को अलग से रखोगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके साथ है, 2 जो सीनियर मोस्ट जज है उनके सलाह के साथ और राज्यपाल की सलाह के साथ क्या करते हैं, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश से अदर जजेस हैं, अलग जजेस है, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ठीक है। तो एक तो कौन है, अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होगी, एक तो गवर्नर हो गया, कौन हो गया, गवर्नर हो गया, गवर्नर, राज्यपाल प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पे भी क्या करेंगे, ये यहां पे भी अप्लाई होगा और ये यहां पे भी अप्लाई होगा, यानी जो 2 सीनियर मोस्ट जज है उसकी सलाह यहां पे भी लेंगे, प्लस और कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ भी राष्ट्रपति सलाह करेंगे। तो ये क्या बन गया, ये कोलेजियम बन गया, ठीक है। चीफ जस्टिस के लिए ये और जो अदर जजेस यानी अन्य न्यायाधीश के लिए ये कोलेजियम सिस्टम बन गया। तो इस तरह से राष्ट्रपति कोलेजियम सिस्टम यानी कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद देखते हैं ओथ यानी अपॉइंटमेंट, समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखते हैं ओथ यानी शपथ। तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो राष्ट्रपति के सामने क्या लेते हैं, सॉरी राज्यपाल के सामने क्या लेते हैं, वो शपथ लेते हैं। और राज्यपाल या तो खुद एडमिनिस्टर यानी करते हैं उसको ओथ सेरेमनी को, या फिर क्या है किसी भी व्यक्ति को वो नामित कर देते हैं, ठीक है। यानी ओथ क्या है, ओथ शपथ या अफर्मेशन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ओथ टू गवर्नर, गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, और नॉमिनेटेड पर्सन, राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति, ठीक है। यानी राज्यपाल द्वारा या नामित व्यक्ति द्वारा, राज्यपाल ही उस व्यक्ति को नामित करते हैं, नामित व्यक्ति द्वारा, ठीक है। तो ओथ या शपथ किस क्या हो गई, राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के सामने जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और अदर जजेस है वो शपथ देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टर्म यानी कार्यकाल, टर्म यानी कार्यकाल। तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो 62 वर्ष तक कार्य करते हैं, ठीक है, अप टू एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 वर्ष की जब आयु हो जाती है, 62 ईयर्स की एज हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट वो ले लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सी जगह ऐसे मिनिमम पोस्ट, जैसे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए गवर्नर के लिए 35 वर्ष होने चाहिए। क्या यहाँ पे मिनिमम एज का क्राइटेरिया, तो यहाँ पे नो मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, नो मिनिमम एज, ठीक है। कम से कम आयु है वो कितनी भी हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज कितनी होगी, 62 वर्ष तक होगी। तो ये हो गया क्या, जो टर्म है या कार्यकाल है उनका, हाई कोर्ट के जजेस का और चीफ जस्टिस का। अब देखते हैं जो पदरिक्त कैसे होता है या फिर रिमूवल कैसे किया जाता है, पदरिक्त या रिमूव करना, रिमूवल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, पोस्ट वैकेंट, ऑफिस वैकेंट कैसे होगा या रिमूवल कैसे होगा, यानी पदरिक्त कैसे होगा या फिर हटाना कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। या तो पदरिक्त कैसे होगा या हटाना कैसे पद से हटाया जाएगा, इन चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो या तो जो जज है, न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, वो रिजाइन कर दे, क्या कर दे,
रिजाइन यानी त्याग पत्र दे दो। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति के नाम संबोधित, टू प्रेसिडेंट। किसको? राष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देता है, ठीक है। या क्या हो जाए भाई, कोई हाई कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, तब भी क्या हो जाएगा? पदरिक्त हो जाएगा, बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या बन जाए? न्यायाधीश बन जाए, का न्यायाधीश बन जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाएगा, तब भी क्या हो जाएगी? पोस्ट खाली हो जाएगी। या कोई अर्जेंट रीजन भी हो सकता है, कोई आकस्मिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाए? अर्जेंट रीजन भी हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है, कोई डेथ हो जाए, या आकस्मिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? आकस्मिक कारण भी हो सकता है। अब अगर बात करें रिमूवल की, हटाया कैसे जा सकता है, तो ये तो हो गया पदरिक्त यानी, ठीक है। अब रिमूवल की बात करें, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, यहीं से हटा देते हैं यहां से, तो यहां पे वैकेंट सीट हो गई। रिमूवल यानी हटाना। जज या न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? टू बेसिस पे हटाया जा सकता, दो आधार हैं। कौन से दो आधार हैं? एक तो पहला तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार। किसी भी व्यक्ति के ऊपर सदाचार के जो आरोप लगे वो क्या हो जाए? साबित हो जाए, यानी मिसबिहेव उसके ऊपर क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। या फिर इनकैपेसिटी, असमर्थ हो जाए, वो काम करने में अयोग्य हो जाए, यानी असमर्थता, ठीक है। और जो रिमूवल प्रोसेस है वो वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट को के न्यायाधीश को हटाने की है, ठीक है। यानी प्रोसेस इज सेम एज रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान है। न्यायाधीश को हटाने के समान है, ठीक है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की समान प्रक्रिया है। तो ये था पदरिक्त कैसे होगा और हटाया कैसे जा सकता है। दो आधार पे हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, इनकैपेसिटी या असमर्थता, ठीक है। तो ये था जो ऑफिस वैकेंट और रिमूवल कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद है जो मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होता है एक हाई कोर्ट में, जैसे हमने पढ़ा था कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था, एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है और एक्टिंग जस्टिस होते हैं, एडिशनल जजेस होते हैं, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यकारी या कार्यवाहक, कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कहां पे? हाई कोर्ट में। मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कब होता है? जब जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ऑफिस है, जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो मतलब टेम्परेरी क्या हो जाए? वैकेंट हो जाए, ठीक है। यानी जब चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस क्या हो जाए? टेम्परेरी वैकेंट या अब्सेंट हो जाए, मतलब अस्थायी अनुपस्थित हो जाए। तो फिर क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस में से ही। इसको एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। उस जो पीरियड के लिए जब अस्थायी रूप से जो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वहां पे कार्य करेंगे। और किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है।
ये याद रखना, बस यही बात है। इसमें कौन अपॉइंट करते हैं, तो कौन अपॉइंट करते हैं इसको, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखना। अब उसके बाद देखो टेम्परेरी कैसे होगा, जैसे हो सकता है भाई वो क्या कर ले, मतलब अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो अपने जो ड्यूटी करने के क्या है योग्य ना हो, बीमार हो या कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये कि एडिशनल जजेज और जो एक्टिंग जजेज हैं, एडिशनल जजेज और एक्टिंग जजेज। एडिशनल जजेज होते हैं जो वो अतिरिक्त न्यायाधीश जिसको बोला जाता है, दो है यहाँ पे। पहला तो क्या है, एडिशनल जजेज, और दूसरा क्या है, एक्टिंग जजेज। दूसरा क्या है, एक्टिंग जजेज। जो एडिशनल जजेज है उनको कैसे वो जब मान लो ज्यादा वर्कलोड हो जाए या फिर जो काम है वो ज्यादा क्या है बकाया है, या तो क्या हो जाए वर्कलोड ज्यादा हो जाए, वर्कलोड क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कार्य ज्यादा हो जाए, कार्य ज्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए मतलब जो वहां पे एरियर ऑफ वर्क क्या है ज्यादा है, एरियर ऑफ वर्क क्या है इंक्रीज हो जाए, यानी कार्य ज्यादा बकाया हो, कार्य क्या हो, कार्य ज्यादा बकाया हो। तो जब कार्य ज्यादा बकाया होगा तो मतलब क्या, फिर जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है, कौन, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है, एक व्यक्ति को एडिशनल जज के रूप में नियुक्त करेंगे और 2 साल के लिए, ठीक है। तो किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, एक्टिंग जज के रूप में, अतिरिक्त या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उसको, अतिरिक्त न्यायाधीश हिंदी में लिख लेना, क्या है, अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश उसको नियुक्त करेंगे। एक्टिंग यानी कार्यकारी जज, कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश कैसे मतलब जब जो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के पद खाली हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक्टिंग जजेस को बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ये भी क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एक्टिंग जज किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है रिटायरमेंट। देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस पढ़ा, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, एडिशनल जज भी राष्ट्रपति के द्वारा, एक्टिंग जजेज भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब नेक्स्ट पढ़े हैं हम रिटायर्ड जज, जो सेवानिवृत्त जज हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये किसके द्वारा, ये बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति से सलाह लेनी होगी, ठीक है, बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सलाह के बाद, ठीक है। चीफ जस्टिस किसका, हाई कोर्ट का, राष्ट्रपति की सलाह के बाद, किसके बाद, राष्ट्रपति की सलाह के बाद, ठीक है। जो इनको पावर मिलती है यानी शक्ति मिलती है, ठीक है, जो इनको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, पावर मिलती हैं, और क्या मिलते हैं इनको, फैसिलिटीज, अलाउंसेस नहीं, फैसिलिटीज, और प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार। फैसिलिटी मिलते हैं यानी सुविधा, ठीक है, और क्या मिलती हैं, प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार मिलते हैं। ये सारे हाई कोर्ट के जज के समान होते हैं, सेम एज
जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके समान होते हैं। ठीक है, शक्ति उसके पास जो सुविधाएं हैं, जो प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार है जो एक जज को मिलते हैं हाई कोर्ट के, ये सभी को सेम मिलते हैं। लेकिन जो अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, यानी अलाउंसेज किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? इनके अलाउंसेज यानी भत्ते किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, डिटरमाइंड बाय राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त जज हैं, इनको हाई कोर्ट के जज नहीं माने जाते। ठीक है, विल नॉट बी डीम्ड एज, विल नॉट बी डीम्ड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, इनको हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाता, हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। जैसे मैंने बताया यूपी में 160 जज हैं, तो 160 में अगर कोई रिटायर्ड जज काम कर रहा तो वो 160 में नहीं गिना जाएगा। 160 में सिर्फ और सिर्फ जो जज और चीफ जस्टिस होते हैं वो गिने जाते हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड जज के बारे में ये याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या किया जाता है? अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति की सलाह पे। और ये याद रखना अलाउंसेज हैं इसके जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, और ये राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इनको नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, उसके बाद सैलरी और अलाउंसेज है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सैलरी और अलाउंसेज है। ठीक है, सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन है। यहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निकल के सामने आएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो सैलरी एंड अलाउंसेज देखिए, जो जजेज की सैलरी है यानी वेतन है, अलाउंसेज है यानी भत्ते हैं, और क्या है? पेंशन भी होती है, यानी पेंशन ही बोलते हैं इसको। जो सैलरी और अलाउंसेज है और जो पेंशन है, सैलरी और अलाउंसेज है, ये अगर हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो उसको राज्य सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से। लेकिन पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। जब मैंने बताया था कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत की संचित निधि से क्या क्या दिया जाता है, तो वहां पे मैंने हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी सिर्फ पेंशन बताई थी, ये चीजें नहीं बताई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब उसके बाद जो सैलरी, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है तो जब तक वो पद पर रहता है, सैलरी और अलाउंसेज है वो क्या कम नहीं किए जा सकते। यानी सैलरी, अलाउंसेज है, जो सैलरी है, अलाउंसेज है, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग पोस्ट, यानी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो कम किए जा सकते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान कम हो सकते हैं। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 यानी उनसे 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, उसके दौरान जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेज कम हो सकते हैं। लेकिन पदावधि के दौरान एक बार अगर वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो गया तो फिर उसके दौरान उस व्यक्ति के जो सैलरी, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस है वो कम नहीं किए जा सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी अलाउंसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद
स्थानांतरण कैसे होगा? कोई भी जज है यानी न्यायाधीश हाई कोर्ट में, मान लो यूपी में जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश है और कहीं बिहार के है जो हाई कोर्ट में स्थानांतरण होना, तो कैसे होता है? इसके द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, स्थानांतरण कैसे होगा स्थानांतरण? तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के बाद। और यहां पे ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? ऑन एडवाइस ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। देखो यहां पे 4 है। जब अपॉइंटमेंट के समय पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 2 सीनियर मोस्ट जज से सलाह लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 4 सीनियर मोस्ट जज से सलाह लेंगे। किसके केस में? ट्रांसफर के केस में। प्लस 2 चीफ जस्टिस 2 हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस कहाँ के? 2 हाई कोर्ट के। एक तो जिस हाई कोर्ट से वो ट्रांसफर होगा और दूसरा जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके जाएगा। मान लो यूपी का है, कोई बिहार में जाता है, तो एक तो यूपी के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक बिहार के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों की भी सलाह ली जाती है। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट के जजेज का, ठीक है। तो जो हमारा हाई कोर्ट का जो चैप्टर है यानी उच्च न्यायालय का जो चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे समाप्त होता है और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सभी जो पॉइंट्स हैं क्लियरली मैंने आपको आपके सामने रखे और सभी चीजों को आप नोट जरूर कर रहे होगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर कोई चैनल पे कोई साथी अगर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगती है, और जो हाई कोर्ट्स की जो क्लास है, हाई कोर्ट चैप्टर की जो क्लास है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।